चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में आपको 6 डेटा टाइप्स मिलेगा। पहला होता है नंबर, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा लिस्ट, चौथा टपल, पांचवा डिक्शनरी, और नेक्स्ट होता है नहीं डाउन लेवल। तो पाइथन में टोटल आपको 6 डेटा टाइप्स मिलेगा। इन्हीं को वन बाय वन और डिटेल में देखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट नोट कर लेना। जनरली इन पाइथन डेटा टाइप्स आर टू टाइप्स। एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है और एक इम्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप को चेंजेबल डेटा टाइप बोलते हैं, और इसको नॉन चेंजेबल। ठीक है, क्या करूं? हो गया? इसी में आता है। अरे इसी में आएगा, इसी में आएगा अभी। हाँ हो गया यहाँ तक। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछेगा म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको ये बताना है कि म्यूटेबल डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जिसमें एक बार हमने वैल्यू दे दी, उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। और इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब ये होता है एक बार उसमें जो भी आपने वैल्यू दे दी पूरे होल प्रोग्राम में उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो म्यूटेबल में आपका चेंजेबल डेटा टाइप आता है और इम्यूटेबल में नॉन चेंजेबल डेटा टाइप आता है। इतना क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो मैंने 6 डेटा टाइप लिखा है इसमें से कौन कौन सा डेटा टाइप आपका म्यूटेबल होता है और कौन कौन सा इम्यूटेबल होता है। आ रही बात समझ में? तो लिख लेना। म्यूटेबल में आपका लिस्ट आता है,
डिक्शनरी आता है और सेट आता है। तो लिस्ट, डिक्शनरी और सेट किस टाइप का होता है? म्यूटेबल। और आपका नंबर, स्ट्रिंग और टपल किस टाइप का आता है? इम्यूटेबल। कितना क्लियर है? यहाँ तक हो गया सबका? कोई डाउट? अब इन्हीं को वन बाय वन और डिटेल में आपको देखना है, ठीक है? तो आज हम देखेंगे नंबर। तो पहला हेडिंग डालो, नंबर डेटा टाइप। अब आपका नंबर डेटा टाइप में कौन कौन सा डेटा टाइप आता है, लिख लो। तो इसमें आपका इंटीजर आता है। इंटीजर का मतलब मैंने आपको बताया था, एनी होल नंबर। तो किसी भी वेरिएबल में अगर आपने कोई भी होल नंबर स्टोर कर दिया, उसका डेटा टाइप क्या आएगा? इंटीजर। इसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब मैंने बताया था, एनी डेसिमल नंबर। किसी भी वेरिएबल में अगर आपने डेसिमल नंबर स्टोर कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लोट। ठीक है। फिर इसमें आता है बुलियन। बुलियन का मतलब आपका ट्रू या फॉल्स होता है। गेट वन का दो। किसी भी वेरिएबल में अगर आपने ट्रू या फॉल्स स्टोर कर दिया तो उसका डेटा टाइप क्या आएगा? बुलियन। और ट्रू और फॉल्स में टी कैपिटल होगा और एफ कैपिटल होगा, बताया था। तो जब मैंने आप लोगों को कीवर्ड बताया था, तो तीन कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल होता है, ट्रू, फॉल्स और नल। तो नंबर डेटा टाइप में आपका इंटीजर आएगा, फ्लोट आएगा, बुलियन आएगा। इसके बाद इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पता है क्या होता है? दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। किसी भी वेरिएबल में अगर आपने कुछ ये स्टोर किया 3 + 5j, तो यहाँ पे 3 आपका रियल हो गया और 5j क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है। इसके बाद इसमें आपको आएगा एक नॉन टाइप। एक डेटा टाइप मिलेगा आपको नॉन टाइप। तो किसी भी वेरिएबल में अगर आपने नन स्टोर कर दिया तो उसका डेटा टाइप क्या आएगा? नन टाइप।
नंबर में आपको इंटीजर मिलेगा, फ्लोट मिलेगा, बुलियन मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और नन टाइप में। कोई डाउट? नोट कर लो। नोट करो। ओके। तो हमें टाइप कास्टिंग भी देखनी है, ठीक है। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? फोर्सफुली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब प्रैक्टिकल देखें। तो डेटा टाइप के साथ साथ आपको टाइप कास्टिंग भी देखना है। मतलब फोर्सफुली एक डेटा टाइप को हम दूसरे डेटा टाइप में चेंज कैसे करेंगे। आ रही बात समझ में? चलो एग्जाम्पल देखो। फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्जन, हेडिंग डालो। आपने कोई वेरिएबल में फ्लोट ले लिया, ठीक है। और इसको हमें टाइप कास्ट करके क्या बनाना है? इंटीजर। इसका जब मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा? तो अब मैंने बी इक्वल टू इसको टाइप कास्ट करके क्या कर दिया? अब बी की वैल्यू क्या आएगी? 20 आएगी। और इसका टाइप जब पता करूंगा तो क्या आएगा? नोट कर लो। इस तरह से जब चाहे तब आप फ्लोट को इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकते हो। फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्जन क्लियर है?
नेक्स्ट लिखो। इंटीजर टू फ्लोट। आपने एक वेरिएबल में इंटीजर ले लिया, तो जब इसका आप टाइप पता करोगे इंटीजर आएगा, और इसको मैंने टाइप कास्ट करके फ्लोट बना दिया। अब अगर आप बी का टाइप पता करोगे फ्लोट आएगा, और बी की वैल्यू क्या आएगी। इस तरह से आप इंटीजर को फ्लोट और फ्लोट को इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकते हो गया यहाँ तक। वेरिएबल्स के बारे में बता दिया था ना मैंने, है वेरिएबल्स का डिफिनीशन, नेमिंग कन्वेंशन सब बता दिया था। हो गया यहाँ तक। अब मान लो मैंने एक वेरिएबल में बुलियन स्टोर कर लिया, अब इसका टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा, बुलियन आएगा। अब इसको क्या मैं फ्लोट में या इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकता हूँ। बुलियन को मैं फ्लोट में या इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकता हूँ या नहीं। पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल है ना। आप लोगों को मैंने लिखवाया था ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। पॉसिबल तो है। तो अगर मैं इसको फ्लोट करूंगा तो ऑटोमेटिक 1.0 हो जाएगा, क्योंकि ट्रू का मतलब 1 मानता है। अगर 1 नहीं मानता तो फिर पॉसिबल नहीं था। हो गया। इस तरह से आप बुलियन को जब चाहे तब इंटीजर में या फ्लोट में टाइपकास्ट कर सकते। बुलियन को मैंने इंटीजर में और फ्लोट में टाइपकास्ट कर दिया, तो ट्रू का मतलब वो 1 मानता है और फॉल्स का मतलब 0 मानता है। इतना हो गया। कोई डाउट। हाँ डायरेक्ट कर लो। अरे डायरेक्ट ही तो किया है। अरे वो तो अलग है।
ये अलग है, ये अलग है। अरे मैंने दोनों तरह से बता दिया, अलग ही तो है ये। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब मैंने ए में फॉल्स दे दिया, अब इसका मैं टाइप पता करूंगा तो बूलियन आएगा। अब अगर मैं इसको फ्लोट में टाइप कास्ट करूंगा तो क्या आएगा वैल्यू? 0.0। और इंटीजर में भी कर सकते हो। तो बूलियन को जब चाहे तब आप इंटीजर और फ्लोट में टाइप कास्ट कर सकते। ठीक है, तो इंटीजर फ्लोट और बूलियन सबको समझ में आ गया कैसे करना है? हो गया यहाँ तक? मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 3 ले ली और वाई की वैल्यू 7 है। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों नंबर को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो एक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बन जाए और वाई जो है इमेजिनरी। तो मैं एक जेड नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन यूज करना होगा। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो उसके लिए क्या बनाओगे? कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करोगे और उसमें एक्स और वाई पास कर दो। अब जब आप जेड को डिस्प्ले करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और इसका टाइप पता करोगे तो कॉम्प्लेक्स आ रहा है। बात समझ में आई? तो लिख लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए पाइथन में कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन होता है। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही प्लस का है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? प्लस में ही तो होता है, मल्टीप्लाई होना होता है। अरे प्लस ही होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो 3 है वो रियल पार्ट है और जो 7 है वो इमेजिनरी पार्ट है। अगर आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है तो इसके लिए इसमें दो एट्रीब्यूट बना दिया। रियल, रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है तो IMAG। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ हाँ जी, वैसे तो मैथ में आई होता है ना, लेकिन यहाँ पे जे को फिक्स कर रखा है, जे ही लेगा। ठीक है, पाइथन में जे को फिक्स कर रखा है। मैथ में पढ़ा होगा आपने, आई होता है ना, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है जे को। ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई डाउट अभी तक? हाँ हाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा फ्लोट में ही होता है, तो जब अलग अलग करोगे तो फ्लोट में आएगा, बाद में उसको टाइप कास्ट करके इंटीजर बना दो। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, हो गया यहाँ तक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको बनाना है, तो जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करो, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो अगर आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, ऐसे बनाओगे, ए इक्वल टू 6 + 3j, और जब भी लोगे जे ही लेना है। अगर जे की जगह गलती से आई ले लिए तो सिंटेक्स एरर। तो अब इसका भी टाइप पता करोगे तो कॉम्प्लेक्स आएगा। इस तरह से मैंने डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। कोई डाउट? आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज कर लो, या आप चाहो तो डायरेक्ट बना लो। ठीक है, अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। A + B, तो रियल रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा। काम कर रहा है? हाँ जी हाँ जी, 6 + 3 9, 8 + 2 10। आ गई बात हम। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। ठीक है, और अगर आपको रियल पार्ट अलग करना है, A.रियल, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, IM AG। सबको आ गया समझ में कैसे करना है? नोट कर लो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप दो तरह से बना सकते हो, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज करके, और एक डायरेक्ट। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? कौन सा? हाँ, अरे अभी तो बोले रिपीट कर दूं, तो रिपीट ऐसे तो करूंगा। तो डायरेक्ट अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट बना दिया। ठीक है, अब दोनों का अगर मैं टाइप पता करूंगा तो कॉम्प्लेक्स आएगा, ये देखो। ठीक है, आ गया समझ में?
और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो। कर रहा है प्रॉपर? ठीक है। तो रियल रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। आ गई बात समझ में सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें? और रियल पार्ट अलग करने के लिए इसमें रियल नाम का एट्रीब्यूट होता है, और इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए IMAG नाम का एट्रीब्यूट होता है। कोई डाउट अभी तक? अब आपको इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और कॉम्प्लेक्स नंबर चारों समझ में आ गया? चलो आगे देखो। अब किसी भी वेरिएबल में अगर आपने नन स्टोर कर दिया, नन में n कैपिटल होगा, तो इसका जब मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा? नन टाइप। बता रहा है? मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। किसी भी वेरिएबल में अगर आपने नन स्टोर कर दिया तो टाइप क्या बताएगा? नन टाइप। सी में इसी चीज को करने के लिए उसमें नल होता था, है ना? यहाँ नल होता नहीं, उसकी जगह पे क्या दे दिया? null। अब आप लोगों को इन क्या चीज? अरे नहीं, नन का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं होता। आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो इसकी जरूरत पड़ेगी कि कहाँ पे आपको वेरिएबल में नन देना होता है। ठीक है। अभी इसमें ए में कुछ भी नहीं है, बाद में मैं इसमें वैल्यू डाल सकता हूँ। आ गई बात समझ में? आगे जब हम फंक्शन बनाने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो वहां पे नन का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। अभी एग्जांपल समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि अभी आपको फंक्शन बनाना आता नहीं। आगे जब मैं प्रोग्रामिंग में फंक्शन बनाना बताऊंगा ना अपना खुद का, तो वहां इसका यूज समझ में आएगा। अभी बता ही नहीं सकता। ठीक है। अभी बस ये समझो, नन का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो अगर आप प्रिंट में अगर ए को टाइप भी करोगे तो कुछ है तो नहीं इसमें, नन आएगा। आ गई बात समझ में? तो कब जरूरत पड़ती है नन की, वो आगे जब मैं फंक्शन बनाना बताऊंगा तो वहां पे इसको यूज करके बताऊंगा। ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, बाकी सब लैंग्वेज में क्या होता था कि आप कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और उसमें वैल्यू नहीं देते थे, तो बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू ले लेता था। और नन देने का मतलब उसमें अब गार्बेज वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? चलो, तो अब आप लोगों को इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स नंबर, नन टाइप समझ में आ गया? चलो एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, बताना। हम्म? मैंने एक वेरिएबल में सिंगल या डबल कोट के अंदर 20.5 स्टोर कर लिया। अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा? है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन ये है, क्या मैं इस स्ट्रिंग को इंटीजर में टाइपकास्ट कर सकता हूँ? तो अगर इंटीजर में टाइपकास्ट करेंगे तो आउटपुट में वैल्यू क्या आएगी?
20। तो टाइप कास्ट कैसे करेंगे, ऐसे ही ना? अब इतना आसान होता तो इंटरव्यू में पूछता। पॉसिबल नहीं है कि आप इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर पाओ। आई बात समझ में? अब अगर मैं इसको फ्लोट में कर सकता हूँ? इंटरव्यू में भी पूछेगा तो ऐसे ही बोलोगे? इंटीजर में नहीं हो पाया, फ्लोट में हो पाएगा? तो जब आप इसको फ्लोट में करोगे तो ये टाइप कास्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि अगर स्ट्रिंग में अगर मैंने फ्लोट टाइप की वैल्यू दी है तो उसको फ्लोट में तो मैं टाइप कास्ट कर सकता हूँ, लेकिन इंटीजर में नहीं कर सकता। हाँ, इसके बाद जो करना वो करो। अरे डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट कर रहे हो आप। अभी वही बता रहा हूँ, पहले ये नोट तो कर लो। तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि अगर स्ट्रिंग में फ्लोट टाइप का वैल्यू है तो उसको हम इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं कर सकते, फ्लोट में कर सकते। अरे रुक तो जाओ, सब बता रहा हूँ, रुक जाओ, पहले इसको नोट तो कर लो। खुद ही से क्वेश्चन बना लो, खुद ही से आंसर बना लो। नोट कर लिया? अब मैंने क्या किया, अब मैंने स्ट्रिंग में 20 ले लिया। अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। अब बताओ क्या मैं इसको फ्लोट में टाइप कास्ट कर सकता हूँ? सोच के बताओ। तो अगर आपने ये स्ट्रिंग में इंटीजर ले लिया तो इसको आप चाहो तो फ्लोट में करो, चाहो तो इंटीजर में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने इसको इंटीजर में किया तो भी होगा, फ्लोट में करो तो भी होगा। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ऐसा इसलिए हो रहा है, आप लोगों को जब मैंने मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी वेरिएबल जब आप इंटीजर टाइप का बनाते हो तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में कितना बाइट लेता है, 2 बाइट। लिखवाया था, लिखवाया था ना ये? हाँ 4, हाँ हाँ 4 वही लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? और फ्लोट 8 बाइट लिखवाया था। ठीक।
आपको पता है कि छोटा वाला जो कंटेनर है वो बड़े में तो शिफ्ट हो सकता है, लेकिन बड़ा वाला छोटे में हो सकता है। इस वजह से, ठीक है, फ्लोट इंटीजर में नहीं हुआ, फ्लोट फ्लोट में ही हुआ और इंटीजर दोनों में हो गया। हाँ हाँ हाँ। और इनडायरेक्ट वाला तो पूछेगा ही नहीं। इनडायरेक्ट तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो सीधे बस ये पूछेगा कि स्ट्रिंग में फ्लोट टाइप का वैल्यू है, उसको मैं इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो बस सीधे आपको बोलना है नहीं कर सकता। ठीक है। हैं? हाँ हाँ, तभी तो बताया। अरे स्ट्रिंग में डेटा है तो वो इंटीजर टाइप का, अगर ऐसा नहीं अगर मानता वो टाइप कास्ट करता, फिर तो पॉसिबल ही नहीं था। स्ट्रिंग में भी वो इंटीजर और फ्लोट नहीं कंसीडर कर रहा होता, फिर तो टाइप कास्ट होता ही नहीं। आ गई बात समझ में? चलो इतना समझ में आ गया सबको। तो नंबर डेटा टाइप में कोई डाउट किसी को? तो साथ साथ आपको टाइप कास्टिंग भी सीखनी है, क्योंकि आगे हमें टाइप कास्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। मैंने बीच में जब आप लोगों को कुछ असाइनमेंट करवाया था, नंबर ऑफ डेज मंथ और ईयर वाला, वहाँ पे हमने टाइप कास्ट किया था। तो हर जगह आपको टाइप कास्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी हम पाइथन में रन टाइम पे इनपुट लेते हैं, तो वहाँ पे भी तो हमें टाइप कास्ट करना होता है। बिना टाइप कास्ट किए आप रन टाइम पे इनपुट नहीं ले सकते, बताया था। इतना क्लियर? चलो आगे लिखो। अब दूसरा आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, किसी को है आइडिया? क्या हुआ? बस करो भाई। तो यही तो पहले भी मैंने बताया था। तो स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, और कैरेक्टर्स में आपका कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रिंग को जब भी दोगे, सिंगल या डबल कोट में देना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो स्ट्रिंग नहीं होगा। तो एक बार डिफिनीशन नोट कर लो, स्ट्रिंग का डिफिनीशन नोट कर लो फटाफट। स्ट्रिंग में ईच कैरेक्टर 1 बाइट का मेमोरी लेता है, ये लिखवाया था ना।
हो गया। तो सिंपल सा आप एक लाइन में डिफिनीशन ऐसे बताओगे, ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। और जब भी आप स्ट्रिंग दोगे तो उसको सिंगल या डबल कोट में देना मैंडेटरी। मान लो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और इसमें हमने वेलकम स्टोर कर लिया, ये हेलो वर्ड ले लो। ठीक है, अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा? स्ट्रिंग बताएगा। कोई कंफ्यूजन? अब स्ट्रिंग में दो चीजें आपको मिलेंगी, एक मिलेगा आपको इंडेक्सिंग और एक मिलेगा आपको स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में डिफरेंस क्या होता है, नोट करो। इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग, यूजिंग इंडेक्सिंग we can access only one characters, only one character at a time. In Python, indexing are two types. इंडेक्सिंग का मतलब सबको समझ में आया? अगर इस पूरे होल वर्ड में कोई भी आपको सिंगल कैरेक्टर एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। मान लो मेरे को ओनली डब्ल्यू चाहिए, एच चाहिए, डी चाहिए, ओ चाहिए, तो क्या करेंगे? इंडेक्सिंग। आ रही बात समझ? और पाइथन में क्या हुआ, पूरे होल वर्ड में कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर अगर आपको एक्सेस करना है तो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। आ गई बात समझ? क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे अभी बताऊंगा, अभी हो। अभी बस इतना समझ में आया कि अगर आपको पूरे होल वर्ड में से कोई भी सिंगल कैरेक्टर चाहिए तो उसके लिए क्या यूज करोगे? इंडेक्सिंग। और पाइथन में इंडेक्सिंग दो तरह का होता है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और दूसरा बैकवर्ड। C++ में, जावा में ओनली फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड नहीं होता। तो पाइथन में नया कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया बैकवर्ड इंडेक्सिंग का। और पूरे होल पाइथन में सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, अब नोट कर लेना, इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0 बाय डिफॉल्ट। ये आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जब भी स्टार्ट होगा
हमेशा 0 से, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ -1 बाय डिफॉल्ट, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और बैकवर्ड -1 से, ठीक है। नोट कर लिया। अब ठीक है, अब तो एक ही है, अब तो एक ही है। तो अगर आपको इस स्ट्रिंग में से कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर चाहिए तो इंडेक्सिंग यूज करोगे। मान लो आपको M एक्सेस करना है, W एक्सेस करना है, L एक्सेस करना है, C एक्सेस करना है, तो इंडेक्सिंग। और अगर आपको एट ए टाइम मोर देन 1 कैरेक्टर एक साथ एक्सेस करना है तो स्लाइसिंग। मान लो मेरे को कम चाहिए, वेल चाहिए, मी चाहिए, तो स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग का यूज करके कभी भी आप एक साथ 2 कैरेक्टर एक्सेस नहीं कर सकते, एक बार में एक ही कैरेक्टर एक्सेस होगा। अब उस कैरेक्टर को 2 तरह से आप एक्सेस कर सकते हो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। क्लियर? चलो अब लिखो स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? कोई भी अगर आपको स्ट्रिंग मिल गया और उस स्ट्रिंग में से सिंगल कैरेक्टर एक्सेस करना है तो इंडेक्सिंग, और मोर देन 1 कैरेक्टर एक्सेस करना है तो स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग में 2 तरह का इंडेक्सिंग होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड हमेशा 0 से और बैकवर्ड -1 से। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरे होल पाइथन में बार बार इसका यूज आएगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो ये कॉन्सेप्ट आपको पाइथन में, डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में, AI में हर जगह यूज आएगा, ठीक है। तो ये चीज जो मैं अभी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग स्ट्रिंग में बता रहा हूँ, सेम यही कॉन्सेप्ट आपका लिस्ट में रिपीट होगा, टपल में रिपीट होगा, बार बार। आ रही बात समझ में? और सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको बैकवर्ड पे, प्रॉब्लम उसी में आएगी। और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा बैकवर्ड इंडेक्सिंग पूछेगा, ठीक है। चलो आगे नोट करो। कितना नोट कर लिया सबने? कोई डाउट किसी को? अब जब आप स्लाइसिंग यूज करोगे तो इसके सिंटेक्स में आप इंडेक्सिंग यूज करो या स्लाइसिंग यूज करो, हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज अलग से नोट कर लेना, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। गलती से पैरेंथेसिस
या कर्ली ब्रेसेस यूज कर लिया तो एरर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे स्लाइसिंग में आपको मिनिमम 1 पैरामीटर और मैक्सिमम 3 पैरामीटर देना है, स्टार्ट, एंड और स्टेप। ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि स्लाइसिंग में आपको 3 पैरामीटर देना होता है और तीनों पैरामीटर ऑप्शनल है। अगर मैं स्लाइसिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और ना तो मैंने स्टार्ट की वैल्यू दी, ना तो मैंने एंड की वैल्यू दी, और ना मैंने स्टेप की वैल्यू दी, फिर भी आपका स्लाइसिंग काम करेगा। अलग से नोट कर लेना, स्लाइसिंग में आपको 3 पैरामीटर देना होता है, ठीक है, और तीनों पैरामीटर में कुछ भी अगर मैंने नहीं दिया तो भी आपका स्लाइसिंग काम करेगा। स्टार्ट का मतलब कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और इन का मतलब कहाँ तक चलना है, ठीक है, और स्टेप का मतलब गैप, कितने का गैप आपको चाहिए। सिंटैक्स समझ में आ रहा है? अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब ये सब चीजें समझ में आएगी। अभी थ्योरेटिकली क्लियर हो गया? कोई डाउट? बिना इंडेक्सिंग के स्लाइसिंग चलेगा ही नहीं। अगर इंडेक्सिंग नहीं होता तो फिर स्लाइसिंग काम कैसे करता? आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब इंडेक्सिंग लेगा तभी तो स्लाइसिंग चलाओगे। आपको फॉरवर्ड चलना है या बैकवर्ड चलना है? तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो तभी चलेगा जब इंडेक्सिंग होगा। क्या हुआ? काम है? आए क्यों फिर? बिना इंडेक्सिंग के स्लाइसिंग काम कैसे करेगा? देखो क्या हुआ, क्या करे ना। हाँ, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। चलो देखो, क्या पूछ रहे हो? अरे ले आ रहा होगा, अभी ले आ रहा होगा। चलो देखो, जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रिंग में वेलकम ले लिया, ठीक है, अब हमें देखना है कि इसका इंडेक्सिंग वो लेता कैसे है। तो ये हमें देना नहीं होता, सिस्टम वो खुद लेता है। आ रही बात समझ में? कैसे करेगा, समझ लो। जैसे ही आपने एक स्ट्रिंग में वेलकम स्टोर किया तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में, रैम पे, लेट कैसे हो गए? कुछ ऐसे अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग कैरेक्टर स्टोर करेगा। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग को ऐसे कॉपी पे बना के समझोगे स्टार्टिंग में, तब समझ में आएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको अच्छे से समझ लेना है। अजय, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया? कम है तो आगे फिर बना दूंगा। अरे लिख तो लो।
अब ठीक है, ठीक है। अब आपका जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लेगा, ऐसे चलेगा, इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, फॉरवर्ड इंडेक्स, और इस डायरेक्शन में बैकवर्ड। ऐसे कॉपी पे बना लो, तभी समझ में आएगा जो मैं बताऊंगा, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। अब आपको याद रखना है, डब्लू का जो इंडेक्स लेगा ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे इंडेक्सिंग लेता है। आई बात समझ में अपने आप। तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा फॉरवर्ड, और बैकवर्ड हमेशा -1 से। इसका मतलब -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब आया समझ में? तो बिना इंडेक्सिंग के स्लाइसिंग तो चलेगा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है फॉरवर्ड कैसे ले रहा है और बैकवर्ड कैसे ले रहा है? तो कोई भी आप स्ट्रिंग लोगे, अपने आप वो इंडेक्सिंग ऐसे लेता है, कंप्यूटर की मेमोरी में, रैम पे। आ रही बात समझ में? तो आपको कोई भी स्ट्रिंग मिल गया, तो देखते ही समझ जाना है कि उसकी इंडेक्सिंग क्या ले रहा होगा। आई बात समझ में? बीच में अगर स्पेस भी होता, तो स्पेस का भी वो इंडेक्सिंग लेता। स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, तो जितने स्पेस होगा उतने अलग अलग इंडेक्स लेगा, अलग अलग कैरेक्टर होगा। यहां तक बना लिया सबने? तो अब देखो, अगर मेरे को सी को अगर एक्सेस करना है, सी को, तो अगर मैं फॉरवर्ड इंडेक्स दूंगा, क्या देना होगा, यानी कि str1 में अगर मैं 3 इंडेक्स दूंगा तो भी सी आएगा, और str1 में -4 दूंगा तो भी सी आएगा। आ रही बात समझ में? यानी कि अब आपको स्ट्रिंग में किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने का दो अलग अलग वे है। आप चाहो तो फॉरवर्ड इंडेक्स यूज करो या बैकवर्ड यूज करो। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको W चाहिए, तो या तो आप 0 इंडेक्स दो या -7 दो, बात एक ही है। अगर आपको E चाहिए, तो -1 दो या 6 दो, बात एक ही है। आ गई बात समझ में? यानी कि पाइथन में किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करने का दो अलग अलग कॉन्सेप्ट बना दिया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जबकि C++ जावा में केवल आपको फॉरवर्ड मिलेगा, बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो ऐसे आप इंडेक्सिंग की प्रैक्टिस आज कर लोगे, तो इसको स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट मैं कल बताऊंगा, ठीक है? तो स्लाइसिंग पूरा एक एक प्रॉपर करके बताऊंगा, ठीक है? तो ऐसे ऐसे आप अलग अलग स्ट्रिंग बना के इंडेक्सिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। आ रही बात समझ में? फॉरवर्ड और बैकवर्ड है क्या? अरे आइडल पे ऐसे करना है, देख लो, ऐसे करना है, str1 वेलकम, ठीक है? और इसके बाद प्रिंट में str1, और जो भी इंडेक्स दोगे, अरे तो C3 दोगे, और यहाँ पे -4 दोगे, वही आएगा।
समझ में आ गया कैसे करना है? इंडेक्सिंग अपने आप लेता है तो अल्फाबेट कैसे दे दोगे? और इंडेक्सिंग जब भी लेगा वो 0 1 2 -1 -2, आप खुद से इंडेक्स नहीं दे सकते। हाँ जी, अभी तो बताया मैंने, सिंगल या डबल कोट में इंटीजर वैल्यू भी दोगे तो उसको स्ट्रिंग मानता है। सेम ऐसे इंडेक्सिंग लेगा। अरे करके एक बार देखना, बताऊंगा कल। चलो आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे।